Hello everyone. Today we will learn about recombinant DNA technology. In this video we will learn about what is recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology होती क्या है? What is the process of recombinant DNA technology? क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं इन recombinant DNA टेक्नोलॉजी को करने में, क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं, और फिर आइसोलेशन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट हम किस तरीके से करते हैं, और हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. Recombinant DNA technology or genetic engineering is the deliberate, controlled manipulation of the gene in an organism with the intent of making that organism better in some way. क्या मतलब हुआ इसका कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं. इसको हम यूज़ करके क्या करते हैं कि जीन्स का मैनिपुलेशन करते हैं जो कि ऑर्गेनिम्स में प्रेजेंट होता है, और उसको करने का हमारा इंटेंशन क्या होता है कि ऑर्गेनिम्स को और ज़्यादा बेटर हम अपने लिए बना सकें. ठीक है. नाउ देयर आर सम मोर डेफिनेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सो लेट्स सी व्हाट आर दे. Recombinant DNA technology cover all various experiment techniques that manipulate the genes of the organisms and uses recombinant DNA मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या क्या कवर करता है? सारे एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो कि मैनिपुलेट करते हैं जीन्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिम्स में, और ये यूज़ करके हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द साइंटिफिक अल्टरनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ लिविंग ऑर्गेनिम्स. तो फिर एक और डेफिनेशन आ गया जिससे कि जो कि कह रहा है कि ये किस में इन्वॉल्व करता है, साइंटिफिक अल्टरनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल यानी हमारे डीएनए और आरएनए, इसका अल्टरनेशन, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अल्टरनेशन लाने में इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए and has been employed to create bacteria that synthesize insulin and other human proteins. और इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं लाइक इंसुलिन या फिर ह्यूमन्स प्रोटीन या फिर वैक्सीन्स बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्प्लाइसिंग एंड रिकॉम्बिनिंग ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक यूनिट फ्रॉम द डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एज इन order to produce new species of biochemical. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक और डेफिनेशन जिसमें ये डिफाइन कर रहा है कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि किससे डील करती है, स्प्लाइसिंग और रिकॉम्बिनेशन. स्प्लाइसिंग यानी जो मतलब जीन हमें यूज़फुल नहीं है वो जीन को हम रिमूव कर दें वहाँ से. रिकॉम्बिनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो यूज़फुल है उसे हम रिकम्बाइन करके अपने जो हमारा जीन है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसमें उसे इंसर्ट करें. ठीक है. रिकॉम्बिनिंग ऑफ द स्पेसिफिक जेनेटिक यूनिट फ्रॉम द डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज ऑफ बायोकेमिकल्स. इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम नई स्पीशीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर बायोकेमिकल्स बना सकते हैं. Now we will see what is the process of recombinant DNA technology. The process of recombinant DNA technology involves the following steps in a specific sequence. तो ये सारे steps यूज़ करके हम क्या करते हैं, recombinant DNA टेक्नोलॉजी. सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करते हैं यानी अलग कर लेते हैं. यहाँ पे हम डीएनए को कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. देन कटिंग और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए. हम फिर क्या करते हैं, कट करते हैं और फ्रेगमेंटेशन करते हैं डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट करते हैं,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हमारा डीएनए होता है उनके बीच में जो रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं वहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। तो कटिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। फिर क्या होता है, हम आइसोलेट करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब उसकी कॉपीज़ बनाना, ठीक है। आइसोलेशन के बाद हम उसको एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए जो फ्रैगमेंट हमारे होता है उसकी कॉपीज़ बनाते हैं ना। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ आरडीएनए। फिर इंसर्शन और ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, जो हमारा होस्ट सेल रहता है उसमें हम इसका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए हमने बनाई है उसको उसमें इंसर्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें दूसरा जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है और इसके बाद इसकी क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को समझेंगे किस तरीके से हम आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज द फोरमोस्ट स्टेप फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए नीड टू बी प्योर फॉर्म, डीएनए को प्योर फॉर्म में होना ज़रूरी होता है, दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी अदर मॉलिक्यूल, यानी उस डीएनए मॉलिक्यूल जो हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो यूज़ करके हम अपनी जो जीन बनाने चाह रहे हैं उसमें कोई और दूसरा मॉलिक्यूल ना उसमें ऐड जाए, इसलिए प्योर फॉर्म होना उसका बहुत ज़रूरी होता है। मैनी एंजाइम्स आर नीडेड टू आइसोलेट द डीएनए लाइक लाइसोजाइम, बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है आइसोलेट करने को डीएनए के लिए, जैसे कि हो गया लाइसोजाइम, सेलुलोज, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है, ये ब्रेक करता है ओपन बैक्टीरियल सेल टू ब्रेक ओपन बैक्टीरियल सेल। तो लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम का काम होता है कि बैक्टीरियल सेल्स को ये जो इसकी बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक कर दे और ये बैक्टीरियल सेल को ओपन कर दे। फिर सेलुलेज क्या करता है, सेलुलेज टू ब्रेक द प्लांट सेल, प्लांट सेल को ब्रेक करने का काम किसका होता है, सेलुलेज का होता है। फिर काइटिनेज क्या करती है, काइटिनेज टू ब्रेक फंगल सेल, तो काइटिनेज का काम क्या होता है कि फंगल सेल को वो ब्रेक करें। तो इन तीनों एंजाइम का अलग अलग काम है। क्या लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, सेलुलेज का क्या काम होता है, प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, और काइटिनेज का काम होता है फंगल सेल की ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। फिर वेरियस macromolecules like RNA and proteins are removed by treatment with specific enzyme। तो हम जैसे कि डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हो गए प्रोटीन्स या फिर आरएनए, उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं विद स्पेसिफिक एंजाइम। यहाँ पे एक एग्जांपल है, राइबोन्यूक्लियेसेस हेल्प रिमूव आरएनए एंड प्रोटीएसेस हेल्प रिमूव प्रोटीन्स। तो राइबोन्यूक्लियस का यूज़ करके हम आरएनए को रिमूव कर लेते हैं और प्रोटीएजेस को यूज़ करके हम किसको रिमूव करते हैं, प्रोटीन को रिमूव करते हैं, ठीक है। हमने 2 स्टेप पढ़ लिया कि आइसोलेशन में सबसे पहले क्या होता है कि हमको प्योर डीएनए चाहिए होता है, इसलिए हम बहुत डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिम्स के लिए, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फंगल सेल हो या बैक्टीरियल सेल, इन सब के लिए अलग अलग एंजाइम यूज़ करके उससे आइसोलेट करते हैं। फिर तीसरा हो गया कि हम वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं, लाइक राइबोन्यूक्लियस आरएनए के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन के लिए, ठीक है। फिर डी है कि डीएनए रिलीज्ड फ्रॉम सेल इज इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन विच आर ऑल्सो रिमूव फॉर गेटिंग प्योर डीएनए। तो फिर क्या इसमें क्या कह रहा है कि डीएनए रिलीज जो होती है फ्रॉम सेल से, जो अभी हम प्योर करके ला रहे हैं, इस इंटरवाइंड मतलब कि उस पर इंटरवाइंड रहती है प्रोटीन सच एज हिस्टोन प्रोटीन हम जानते हैं कि उस पर वाइंड करके हमेशा हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर रहती है, तो उस विच
आर ऑल्सो रिमूव फॉर गेटिंग प्योर डीएनए, उसको भी रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्योरीफाइड डीएनए इज फाइनली प्रेसिपिटेटेड आफ्टर एडिंग चिल्ड इथेनॉल विच कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। तो फिर लास्ट में क्या हम करते हैं, जो प्योरीफाइड डीएनए हमें चाहिए होता है वो फाइनली प्रेसिपिटेट करता है आफ्टर एडिंग चिल्ड इथेनॉल। तो हम जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं आइसोलेशन का, डीएनए का आइसोलेशन जो हम प्रोसेस पूरा कर रहे हैं उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उस प्रेसिपिटेट में हमें क्या मिलता है, हमारा प्योरीफाइड डीएनए। और उसको हम रिमूव कैसे कर पाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कटिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि रेस्ट्रिक्ट जो एंडोन्यूक्लियसेस है वो कैसे वर्क करता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम is used to cleave the source of DNA into fragments at specific location। कुछ specific location पे कट करते हैं कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं द प्रोग्रेस ऑफ रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियसेस क्लीवेजेस। एक्रोस सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि साइज़ के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे ये जो हमारे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ना। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। द प्रोसेस इज ऑल्सो रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए। यही जो प्रोसेस है कट करने का, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके हम किसको कट करते हैं, जो हमारा वेक्टर डीएनए होता है, ठीक है। अभी हम फॉरेन डीएनए को कट कर रहे थे, अब हम किससे कट कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए को, ठीक है। नाउ आइसोलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो आइसोलेशन और जो हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स का, वो कैसे करते हैं, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर हम डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स कह सकते हैं, ये इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द जेल, जेल से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो जेल से हम, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायर जीन डीएनए फ्रैगमेंट है, जेल से हम बाहर निकालने को इल्यूशन कहते हैं। द फाइनल नीड इज़ टू मेक मल्टीपल कॉपीज इट विच कैन बी मेड ऑफ इन 2 ways। तो पहला क्या होता है, 2 ways में हम इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। पहला है बाय इंसर्टिंग द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ बैक्टीरियम। After repeated cell division of the bacterium, million of cells containing the copies of this DNA fragment can be obtained। तो ये क्या कह रहा है कि हम by inserting DNA fragment, ये जो DNA fragment है वो बैक्टीरियम में इंसर्ट कर दें और काफ़ी जो सेल डिवीज़न होता है उसको रिपीट करवाएं ऑफ द बैक्टीरियम, जिससे कि मिलियन ऑफ सेल्स कंटेनिंग कॉपीज ऑफ दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी ऑब्टेन, जिससे कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, वो हमें मिलियन ऑफ कॉपीज़ में मिल जाए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरे प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस का नाम है पीसीआर। अनदर क्विकर एंड फार मोर डायरेक्ट मेथड इज़ टू यूज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके हम कॉपी ऑफ आइडेंटिफाइड जीन सीक्वेंस थ्रू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे हम वीडियो बाद में फिर से बनाएंगे, जिस पे हम डिटेल इसकी स्टडी करेंगे कि पीसीआर होता क्या है और इसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोनर डीएनए है और यहाँ पे वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर एंड डोनर डीएनए डाइजेस्ट होते हैं विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डाइजेस्ट का मतलब कि हम इसे कट कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है। तो यहाँ का स्पेसिफिक साइट क्या है, AATT
AATT, ठीक है। तो ये सारे स्पेसिफिक साइट्स है जहाँ पे ये कट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था क्या वो प्रोड्यूस कर रहा था, स्टिकी एंड्स। दोनों में वेक्टर और डोनर डीएनए में दोनों ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है और दोनों में ही स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसी स्टिकी एंड से क्या होता है, दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज की मदद से दे आर एडेड एंड सील ओवरहैंग, दोनों यहाँ पे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कहाँ पे, डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल, जहाँ पे इनकी मल्टीपल कॉपीज बनती है, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल्स में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट एंड सेल डिवाइड, यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो रेप्लिकेट करेगा और सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। नाउ फर्दर we will see the applications of recombinant DNA technology. Following are the applications of recombinant DNA technology. It is widely used in biotechnology, medicines, and researches. It is used for the production of vaccine, recombinant therapeutics such as human insulin, इंटरफेरॉन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, इन सबको प्रोड्यूस करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। फिर इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का, ठीक है। इट इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। And it is used to detect the presence of HIV in a person and for the hepatitis diagnosis test. तो हेपेटाइटिस की जो डायग्नोसिस टेस्ट होती है या फिर HIV की जो डायग्नोसिस टेस्ट होती है, इसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट है, इट इज़ यूज इन द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने में भी हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग हेरिडिटरी डिजीज एंड पैटर्निटी। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर फॉर ट्रीटिंग हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया को ट्रीट करने में भी जो हम प्रोडक्शन करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर का, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोड्यूस करने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण ये जो अनट्रीटेड हीमोफीलिया जो डिजीज़ थी वो ट्रीट की जा सकती है। सो थैंक यू एवरीवन।